नमस्कार। चलिए आज हजारों सालों के लंबे इतिहास को कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है प्राचीन भारत की, एक ऐसा सफर जो पत्थर के औजारों से शुरू होकर विज्ञान के स्वर्ण युग तक पहुंचता है। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई लाखों साल पुरानी ये कहानी हम तक पहुंची कैसे। इसका जवाब पता है, दो तरह के सुरागों में छिपा है जो वक्त ने हमारे लिए पीछे छोड़ दिए हैं। एक तरफ है पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो सारी चीजें जो हमें जमीन की खुदाई से मिली, जैसे पुराने जमाने के औजार, सिक्के, टूटे फूटे शहरों के खंडहर। और दूसरी तरफ है साहित्यिक स्रोत, यानी वो सब कुछ जो हमारे पूर्वजों ने लिखा, वेद हों, कविताएं हों या फिर मेगस्थनीज जैसे यात्रियों के लिखे हुए सफरनामे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर से, पाषाण युग से। देखिए, ये एक बहुत बहुत ही लंबा दौर था जिसे हम आसानी के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, पुरापाषाण काल, जब इंसान बस एक शिकारी था और बड़े बड़े भद्दे पत्थरों को ही औजार की तरह इस्तेमाल करता था। फिर आया मध्य पाषाण काल। इस दौर में औजार जोड़े बेहतर हुए, छोटे और ज्यादा पहने। और फिर वो दौर आया जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल दिया, नवपाषाण काल। इसे नवपाषाण क्रांति कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पहली बार इंसानों ने खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया और अब खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने एक जगह बसना शुरू कर दिया। मेहरगढ़ जैसे जो शुरुआती गांव हमें मिले हैं वो इसी बड़ी क्रांति का नतीजा है। और इन गांवों के बसने के बाद जो अगला कदम इंसान ने उठाया वो तो बस कमाल ही था। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे भारत की पहली महान शहरी सभ्यता ने जन्म लिया। ये कोई मामूली शहर नहीं थे साहब, ये अपने समय से हजारों साल आगे थे। सोचकर देखिए, एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, ढकी हुई नालियों वाला एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम और एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने घर। मोहनजोदारो का वो विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, उसे देखकर तो आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, उस पूरी इकोनॉमी में सिक्के थे ही नहीं, सारा व्यापार चीजों की अदला बदली पर चलता था। लेकिन फिर इतनी आगे बढ़ी हुई, इतनी एडवांस्ड सभ्यता अचानक जैसे हवा में गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य। इसका पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, थियरीज कई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद मौसम बदल गया होगा या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। कुछ बाढ़ या भूकंप को वजह बताते हैं और एक थ्योरी ये भी है कि बाहर से आए आर्यों के कारण ये सभ्यता खत्म हुई। सच क्या है ये कहना मुश्किल है। सिंधु घाटी के शहरों के मिटने के बाद एक नई संस्कृति ने सिर उठाया। ये शहरी नहीं बल्कि ज्यादातर ग्रामीण थी। इसकी पहचान बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में लिखे गए जबरदस्त विचारों से बनी। अच्छा, इस वैदिक काल को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं और दोनों में बड़ा फर्क था। जो शुरुआती वैदिक काल था उसमें समाज कबीलों में बटा था, लोग ज्यादातर पशु पालते थे और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, मतलब काफी फ्लेक्सिबल थी। लेकिन बाद के वैदिक काल में लोहे के इस्तेमाल से खेती बढ़ी, बड़े बड़े राज्य बने, राजा पावरफुल हो गए और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर बहुत ज्यादा कठोर हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में ये जो कर्मकांड और सामाजिक नियम बहुत बढ़ गए थे, उसी उथल पुथल के बीच कुछ लोगों ने नए जवाब ढूंढना शुरू किया और इसी आध्यात्मिक मंथन से दो महान दर्शन निकल कर आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। 24वें तीर्थंकर महावीर ने जैन धर्म का प्रसार किया। इसका मूल सिद्धांत है आत्मा की शुद्धि, जिसके लिए कठोर आत्मानुशासन और अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट न पहुंचाने पर जोर दिया गया। इसका रास्ता था त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग सुझाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन में दुख है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं पर काबू पाकर दुख को खत्म किया जा सकता है और इसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। तो एक तरफ तो विचारों की दुनिया में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत का राजनीतिक नक्शा भी तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे राज्यों में से एक राज्य मगध इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रख दी। इस कहानी के हीरो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर नंद वंश को हराया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया।
और इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने। लेकिन अशोक की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, कलिंग का युद्ध। उस युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और धम्म यानी नैतिकता के रास्ते पर चलने का फैसला किया। अशोक की सबसे बड़ी देन है उनका धम्म। देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो एक तरह का नैतिक कोड था। बड़ों का आदर करो, किसी भी जीव को मत सताओ, सभी धर्मों की इज्जत करो। और इस संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इसे पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर खुदवा दिया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। मौर्य प्रशासन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। पाटलिपुत्र में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यों को संभालने के लिए राजकुमार, एक बहुत बड़ी सेना और जासूसों का जबरदस्त नेटवर्क। और हाँ, एक दिलचस्प बात, आज भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक के सारनाथ वाले स्तंभ से ही लिया गया है। मौर्य साम्राज्य जब कमजोर पड़ा तो भारत में कुछ समय के लिए छोटे छोटे राज्यों और विदेशी शासकों का दौर आया, जैसे कुषाण। लेकिन फिर एक नए राजवंश ने भारत को एक बार फिर से जोड़ा। ये थे गुप्त, और इनके दौर को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। अब इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? एक बहुत बड़ी वजह ये है, जीरो यानी शून्य। इसी दौर में भारत ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसा आविष्कार जिसके बिना आज की मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या स्पेस साइंस कुछ भी मुमकिन नहीं था। ये आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों का दौर था, जिन्होंने सदियों पहले ही बता दिया था कि पाई की वैल्यू क्या है, और ये कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और ये कालिदास जैसे महान कवियों और नाटककारों का भी दौर था। और हाँ, ये वो दौर था जब नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज बनी, जो उस जमाने में पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र थीं। दूर दूर से, पूरे एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और ये सुनहरा दौर सिर्फ गुप्तों तक ही सीमित नहीं रहा। उनके बाद भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को कई शक्तिशाली राज्यों ने आगे बढ़ाया। उत्तर में हर्षवर्धन थे, पूर्व में पाल शासक थे, और दक्षिण में थे राष्ट्रकूट, जिन्होंने एलोरा में एक ही चट्टान को काटकर वो अद्भुत कैलाश मंदिर बना दिया। और चोल राजवंश को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि पूरे समुद्री व्यापार पर उनका कब्जा था। तो प्राचीन भारत की कहानी साम्राज्यों के बनने और बिखरने की है, लेकिन हर दौर ने हमारी आज की दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, पर इसके कड़ी पन्ने अब भी अनसुलझे हैं। बस जरा सोचिए, अगर हम कभी सिंधु घाटी की वो 4,500 साल पुरानी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो हमारे वो सबसे पुराने शहर अपने कौन-कौन से राज खोलेंगे।